Assalamualaikum. Welcome, India students. This is Dr. Ahmed Raza online for today's lecture. चलें जी, आज हम स्टार्ट करेंगे रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सो स्क्रीन पे आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है उसकी आउटलाइन। चलें, आउटलाइन डिस्प्ले हो रही है। सो आउटलाइन में तो थोड़ा सा हम आइडिया ले लेंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हो रहा है फंडामेंटल्स एंड अप्लाई एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो बेसिक चीज़ें हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में, वो यूरेनियम एलिमेंट्स, उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, यूरेनियम हो गया है कि इट इज मेंबर ऑफ एलिमेंट इन द सो इन यूरेनियम के बाद ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के, यूरेनियम के बाद में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। तो यूरेनियम एक्टिनाइड ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इसको क्या वजह है कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स को रेडियो न्यूक्लियर में रखा गया है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी को हमने डिस्कस करना है में। तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स जितने भी हैं दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। देन बेसिक चीज़ है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं दीज आर रेडियो एक्टिव। तो देन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हम रेडियो एक्टिव, तो वो नेचुरल फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं उस फॉर्म में रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन उसको हम किसी रिएक्शन के थ्रू, किसी रेडिएशन उसके ऊपर थ्रो करवा के तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वी आर्टिकल रेडियो एक्टिव मेथड्स फॉर आइसोटोप प्रोडक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है? आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉम्स डिफरेंट होते हैं। तो आइसोटोप्स को डिटेक्ट करने के लिए आप एफएससी में पढ़ा होगा मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसके थ्रू मास स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक के थ्रू इनको डिटेक्ट किया जाता है। तो हमें जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है उसमें उसको हम नाम देते हैं रेडियोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, सॉरी। सो मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो बताता है कि किसी भी एलिमेंट्स के कितने आइसोटोप्स हैं और उनकी मास क्या है। सो इस सिलसिले में एटम मास स्पेक्ट्रोग्राफ को डिस्कस किया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, बेसिक चीज है कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह जिनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। देन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के क्यों सारे एलिमेंट्स जो है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो कुछ जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, बाकी रेडियो नहीं है। तो इसका मतलब जो रेडियो एक्टिव हैं वो न्यूक्लियर जो है वो न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है, जो इस वजह से वो रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। और जो रेडियो एक्टिव नहीं है वो न्यूक्लियर स्टेबल होते हैं। सो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किन चीज़ों पे बेस करती है? एंड रेडियो एक्टिव डीके के, न्यूक्लियर अगर डीके हो रहा है रेडिएशन को एमिट करके तो वो किस तरह, कौन सी रेडिएशन एमिट कर रहा है? रेडियो एक्टिव डीके कितने टाइप्स के हैं, उनकी टाइप, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंड डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल की उनको हम कौन सी टेक्निक्स के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं? लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर इंक्लूडिंग रेडियोलॉजिकल हेल्थ हैजर्ड्स के, रेडिएशन जो है उनका इंटरेक्शन मैटर के साथ किस तरह होता है, और हेल्थ हैजर्ड क्या है? तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं एक्सरेज जो है, दीज आर हैजर्डस रेज फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो क्योंकि इनकी हाई एनर्जी रेडिएशन, इनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है और इट हैज़ द एबिलिटी टू पेनिट्रेट द बॉडी, जिस वजह से वो आपको इमेज डेवलप करके देते हैं। तो उनके इस तरह बाकी रेडिएशंस के क्या हेल्थ हैजर्ड्स हैं? प्रोसेसिंग ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल को हम किस तरह, एंड पे एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, लाइक मेडिसिन के अंदर, न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसका भी आज हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे। तो आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो उसमें हम ब्रीफली इसका बेसिक टॉपिक तो होगा फंडामेंटल्स
ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 70% जो आउटलाइन है उसका ओवरव्यू होगा ब्रीफली। देन उन्हीं टॉपिक्स को देन जो डिटेल के साथ डिस्कस करने के लिए लिखे गए आउटलाइन में उनको वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। रिकमेंडेड बुक्स लिखी हुई हैं न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री बाय एफ लैंडलर, केनेडी मिलर। सो इसके अलावा थ्योरी एंड एप्लीकेशन इसेंशियल्स ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है हक नवाज भट्टी की, हकनवाज भट्टी की, उसमें भी एक जो एमएससी बीएस एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है। उसमें सेकंड चैप्टर जो है न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द पेज नंबर 53। सो न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री। सो उसमें आपका तकरीबन 70% जो आउटलाइन में मेंशन किया हुआ है वो 70% मटेरियल उसमें अवेलेबल है, तो आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हैं। देन दूसरी जो बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय गुलाम स्कूल चौधरी। तो ये जो बुक है BS 4 ईयर प्रोग्राम के लिए, ये दो टाइप्स की बुक है इसकी, एक सिंपल BS और BSc के लिए है और एक सिर्फ BS प्रोग्राम, BS 4 ईयर प्रोग्राम। तो BS 4 ईयर प्रोग्राम बुक जो है वो उसका अगर आप एडिशन 2018-20 देखेंगे तो उसका चैप्टर नंबर 4 न्यूक्लियर केमिस्ट्री 225 पेज से स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें इसी तरह जो आप देखेंगे आउटलाइन का मटेरियल जो मेंशन किया हुआ है वो उसमें अवेलेबल है। तो इन दो बुक से हम डिस्कस करेंगे अपना इस कोर्स का सिलेबस। सो स्टार्ट लेते हैं जी, चलें जी स्टार्ट लेते हैं जी। रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है जी? दी सब फील्ड ऑफ केमिस्ट्री dealing with the radioactivity, nuclear processes and transformations in the nuclei of atom। कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, रेडियो एक्टिविटी कि किस तरह एक न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव या रेडिएशन एमिट करता है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, और रेडिएशन एमिट करने के बाद वो अगर दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो कौन सी रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगी इनको अदर न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस की नेचर क्या होगी। सो ये सारी चीज़ें जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाएंगी। इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सच एज एक्टिनाइड्स, रेडियम एंड रेडॉन, के जो एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिव हैं, एग्जाम्पल क्या है एक्टिनाइड्स के अंदर अभी हमने डिस्कस किया यूरेनियम से आगे जो एलिमेंट्स हैं दीज आर रेडियोएक्टिव। इसके अलावा रेडियम एंड रेडॉन टुगेदर विद द केमिस्ट्री associated with equipment such as nuclear reactors which are designed to perform the nuclear processes। तो ये इन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उनके बारे में भी इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाएगा। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स resulting from the absorption of radiation within living animal, plant and other material। के जब हम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो रेडिएशन एमिट कर रहा है तो वो रेडिएशन अगर किसी एनिमल के ऊपर फॉल करती हैं, अगर किसी प्लांट के ऊपर या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, वो केमिकल हो सकता है या कोई भी मटेरियल है, प्लास्टिक है, तो उसके ऊपर फॉल करती हैं तो उसके उस रेडिएशन का क्या इफेक्ट आता है, क्या केमिकल इफेक्ट शो करते हैं। तो वो केमिकल इफेक्ट जो है वो स्टडी किया जाता है अंडर द ब्रांच ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सो बेसिकली इट इज सब फील्ड ऑफ केमिस्ट्री और विच डील्स विद, नाम से ही जाहिर है कि न्यूक्लियस के साथ इसका रिलेशन है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चेंजेस हो रही हैं, कौन से न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होंगे, कौन से एलिमेंट्स के न्यूक्लियस वो रेडियो एक्टिव होंगे। देन रेडियो केमिस्ट्री दूसरी इसकी चीज़ है। रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो कोर्स है तो उसमें दो टर्मिनोलॉजीज है, दो ब्रांचेस को मिक्स किया हुआ है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो केमिस्ट्री। सो रेडियो केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, स्पेशली जो रेडियो एक्टिव मटीरियल हो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होगा कि सिंपल कोई भी न्यूक्लियस हम स्टडी कर सकते हैं, वो रेडियो एक्टिव हो या रेडियो ना हो, उसका न्यूक्लियस हम उसकी न्यूक्लियर की स्टडी कर सकते हैं। लेकिन रेडियो केमिस्ट्री स्पेसिफिक टू दी रेडियो एक्टिव मटीरियल, इसमें सिर्फ हम उन्हीं मटीरियल को डिस्कस करेंगे दैट दोज आर रेडियो एक्टिव, वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स आर यूज्ड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स।
कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसको हम यूज करते हैं, उससे जो रेडिएशन निकल रही होती है उसको हम दूसरे सब्सटेंस के ऊपर या दूसरे मटेरियल के ऊपर थ्रो जब करवाते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आती है, जो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं या उससे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप के अंदर, उनकी स्टडी की जाती है रेडियो केमिस्ट्री के अंदर. सो ऑफन विद इन रेडियो केमिस्ट्री द एब्सेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी लीड्स टू अ सब्सटेंस being described as being inactive as isotopes are stable. कि होता क्या है, जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि एक एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है तो उसने रेडिएशन एमिट की, तो अगर वो उसने अल्फा पार्टिकल, डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन एमिट की जाती होती हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स. तो अगर अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुई हैं तो वो क्या अल्फा पार्टिकल की आगे चल के हम देखेंगे कि जब भी अल्फा रेडिएशन एमिट होती हैं, अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है बाय 2 डिजिट्स एंड एटॉमिक मास जो है वो आल्सो डिक्रीज हो जाता है बाय दी 4 डिजिट्स. तो इससे क्या होगा कि वो एलिमेंट्स अपने से लोअर मास और लोअर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर वो भी एलिमेंट जो दूसरे में कन्वर्ट हुआ है वो भी रेडियो एक्टिव नेचर है तो फर्दर वो रेडिएशन एमिट करता रहेगा, दूसरे में तीसरे में कन्वर्ट होता रहेगा. कब तक ये ट्रांसमिशन चलती जाएगी? जब तक वो आइसोटोप जो है वो स्टेबल नहीं हो जाएगा, रेडिएशन एमिट करना छोड़ नहीं देते, तो उसको हम कह देते हैं इनएक्टिव हैं, तो वहां जाके आइसोटोप बिकम्स स्टेबल. सो इस सारे प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है इन दी रेडियो केमिस्ट्री. So much of radio chemistry deals with the use of radioactivity to study the ordinary chemical reactions. के बहुत से रेडियो केमिस्ट्री जो है वो डील कर रही है रेडियो एक्टिविटीज टू स्टडी दी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेडिएशन केमिस्ट्री. तो यहाँ पे एक और टर्म आ रही है, एक तो हम डिस्कस कर रहे हैं रेडियो केमिस्ट्री और दूसरा है रेडिएशन केमिस्ट्री. तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज आपस में डिफरेंट है. रेडियो केमिस्ट्री तो हमने देख लिया डील्स विद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडिएशन करती हैं, लेकिन उन रेडिएशन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो हाई एनर्जी की रेडिएशन होती हैं. लेकिन जो रेडिएशन केमिस्ट्री है, रेडिएशन केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो रेडिएशन दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेडियो केमिस्ट्री वेयर द रेडिएशन लेवल्स आर केप्ट टू लो टू इन्फ्लुएंस द केमिस्ट्री. के इसमें भी रेडिएशंस का ताल्लुक है. रेडिएशंस हम मटेरियल के ऊपर थ्रो करके उनकी स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन यूज करते हैं. एक मटेरियल को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम उसको देख लें तो मटेरियल को ऊपर हमने थ्रो की लाइट रेडिएशन थ्रो की, उसने उन रेडिएशन से एनर्जी अब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हो गई. सो वो उसके अंदर चेंजेस आ गई उसके एटम के अंदर. लेकिन वो जो रेडिएशन हमने यूज किए हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनकी इंटेंसिटी क्या है, वो लो होती है. सो इस वजह से वो उसको उसकी नेचर को डिस्टर्ब नहीं करती. सो रेडिएशन केमिस्ट्री में क्या होता है कि लो इन्फ्लुएंस केप्ट रेडिएशन जो है वो लेवल्स आर केप्ट टू लो टू इन्फ्लुएंस द केमिस्ट्री, के वो सब्सटेंस की वेरी होंगी कि आप एमिशन ऑब्जर्व कर सकते हैं, ट्रांसमिटर सब कर सकते हैं लाइट की उसके थ्रू से, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहेगी. लेकिन इसके अपोजिट अगर हम रेडियो केमिस्ट्री देखें तो रेडियो केमिस्ट्री में जब रेडिएशन एमिट होती हैं या रेडिएशन किसी के ऊपर थ्रो करते हैं हम सब्सटेंस के ऊपर, तो वो उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, उसकी केमिस्ट्री को चेंज कर देता है, उसका न्यूक्लियस चेंज हो जाता है. तो रेडियो केमिस्ट्री इंक्लूड द स्टडी ऑफ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड रेडियो आइसोटोप्स. रेडियो केमिस्ट्री में दोनों तरह के आइसोटोप्स की स्टडी की जाती है, नेचुरल भी और मैन मेड. सो अब बातें ये तो था लाइट्स में कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है और रेडियो केमिस्ट्री क्या है. सो अब उसकी डिटेल में चलते हैं कि रेडियो केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं. सो रेडियो एक्टिविटी क्या है? इज द रिलीज ऑफ टाइनी हाई एनर्जी पार्टिकल्स और गामा रेज फ्रॉम एन एटम. के किसी भी एटम से
बहुत छोटे पार्टिकल जो हैं वो रिलीज होते हैं उसके न्यूक्लियस से, लेकिन वो पार्टिकल तो छोटे होते हैं लेकिन उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, और उनको हम गैमा रेज भी, अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, या उनके अलावा गैमा रेज भी फ्रॉम वो एमिट होती हैं। तो पार्टिकल ये जो इमिट होते हैं अल्फा बीटा या गैमा, दीज आर रिजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये एटम के न्यूक्लियस से रिजेक्ट होते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये ग्राफिक शो की हुई है कि एक एटम है और उसका न्यूक्लियस रेड सर्कल से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उससे टाइनी पार्टिकल के उस न्यूक्लियस के अंदर से बहुत छोटा सा, बहुत एरो के बाद जो बिल्कुल छोटा डॉट आया हुआ है वो रिप्रेजेंट किया गया है कि उसका बहुत पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ये डॉट शो किया गया है। ये साइज इतना स्मॉल होता है कि वो बहुत ही स्मॉल होता है, उसको हम रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। तो ये जो है रेडियो एक्टिविटी के केस में न्यूक्लियस के अंदर से पार्टिकल्स आर इजेक्टेड। तो रेडियो केमिस्ट्री की हम रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन फिर क्या कर सकते हैं कि emission of ionizing radiations are particles caused by the spontaneous disintegration of atomic nuclei। के ये अटोमिक न्यूक्लियाई है, ब्लू के अंदर एटम है और उसके अंदर न्यूक्लियाई है रेड कलर का। तो क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, इस न्यूक्लियस की स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हुई, उससे पार्टिकल निकले, पार्टिकल किस फॉर्म में निकलेंगे, रेडिएशंस की फॉर्म में, और वो पार्टिकल की नेचर क्या, हाई एनर्जी होती है, और वो हाई एनर्जी की वजह से वो क्या होते हैं, आयोनाइजिंग हो जाते हैं। तो सारी डिस्कशन समराइज की हुई है कि emission of ionizing radiation are particles caused by the spontaneous disintegration of atomic nuclei। So an atom is radioactive, कि कोई भी एटम रेडियोएक्टिव होगा if it disintegrates spontaneously to be transformed into an other element less heavy, कि वो अपने से लेस हैवी एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा spontaneous disintegration के थ्रू, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू it will emit subatomic particles in the form of radiations, alpha particle, beta particle और gamma। so ये रेडियो एक्टिविटी थी। so इसी की आगे एक्सटेंशन है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज इनटू न्यूक्लियाई, जिसको हम टर्म दी जाती है रेडियो एक्टिव डीके। तो ये वी से दैट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। तो ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि क्यों एक न्यूक्लियाई वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, रेडिएशन को इमिट कर रहा है, बिकॉज इट इज अनस्टेबल। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि वो रेडिएशन इमिट करता रहेगा, कब तक इमिट करता रहेगा, जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता। एक से एक न्यूक्लियाइड से दूसरे में कन्वर्ट हो गया, थर्ड फोर्थ, अप टिल इट गेट्स स्टेबिलिटी। तो decomposing involve the nuclide emitting a particle or energy, कि जब भी कोई भी न्यूक्लियाइड वो डिकम्पोज होगा तो वो क्या करेगा, एमिट करेगा, पार्टिकल को एमिट करेगा या एनर्जी को एमिट करेगा। तो अब इससे क्या होगा कि एक एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिविटी शो करके बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी सी में, डी में। तो क्या हो रहा है कि हर स्टेज के अंदर जो एक केस होगा, ए पार्टिकल जो होगा, ए और बी को अगर हम कंसीडर करें तो ए पार्टिकल क्या होगा, पेरेंट न्यूक्लियाइड, उसके लिए टर्म यूज की जाएगी। सो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस कर रहे थे। सो पेरेंट न्यूक्लियाइड इज द न्यूक्लियस दैट इज अंडरगोइंग रेडियो एक्टिव डीके, के जो न्यूक्लियस जिस जो डिके प्रोसेस ऑफ डिकेइंग के थ्रू तो वो दूसरा न्यूक्लियस बना रहा है, लेकिन जो जिससे न्यूक्लियस बन रहा है उसको हम नाम देंगे पेरेंट न्यूक्लियाइड। देन डॉटर न्यूक्लियाइड इज द न्यू न्यूक्लियस दैट इज मेड, कि उसकी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से जो नया न्यूक्लियस बन रहा है उसको हम डॉटर न्यूक्लियाइड। तो अब क्वेश्चन बनता है जी, कौन से न्यूक्लियाइड्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं और कौन से जो हैं वो जो न्यूक्लियाइड्स हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं है। So all the nuclides with 84 or more protons are radioactive। हर वो न्यूक्लियाइड जिसमें 84 या इससे ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, these are radioactive, यानी कि एटॉमिक नंबर जिनका 84 से ज्यादा है वो न्यूक्लियाइड रेडियोएक्टिव से, जितने एलिमेंट्स हैं वो नॉन रेडियोएक्टिव हैं, नेचुरली एक्टिव।
सो पीरियाडिक टेबल को अगर हम देखें तो ये पीरियाडिक टेबल जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस पीरियाडिक टेबल में जो येलो के साथ हाईलाइट किए हुए हैं बॉक्सेस या जो एलिमेंट्स येलो के साथ हाईलाइट किए हुए हैं, दीज आर रेडियो एक्टिव, और इसके अलावा बाकी जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो प्लूटोनियम एटॉमिक नंबर 84 से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे आगे एलिमेंट्स जो हैं वो डीप लॉग की जो लास्ट सीरीज है, और एक्टिनाइड्स जो हैं, दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? अदर प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी के रेडियो एक्टिव रेज कैन आयोनाइज मैटर, के उनकी एनर्जी चूंकि हाई होती है तो ये मैटर को आयोनाइज कर देते हैं, इनको जैसे इनको आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। काज अनचार्ज मैटर टू बिकम चार्ज, कि जब आयोनाइज करेंगे तो जो न्यूट्रल पार्टिकल होंगे वो चार्ज हो जाएंगे। और ये जो आयोनाइजेशन बिहेवियर है, दिस इज बेसिस ऑफ जीगर काउंटर एंड इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जीगर काउंटर इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं रेडियो एक्टिविटी को। एक एटम अगर एक एलिमेंट अगर रेडियो एक्टिव है तो वो रेडियो कितनी अमाउंट है या कितनी कंसंट्रेशन है उसकी, या कितनी कंटेंट है उसकी रेडियो एक्टिव के इससे हम क्या करते हैं कि मेजर जीगर काउंटर के थ्रू वो कोई मेजर दी आयोनाइजिंग रेडिएशंस, और इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू क्या चार्ज को मेजर किया जाता है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट की बेसिस ही क्या है? आयोनाइजिंग नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। So radioactive rays have higher energy. Radioactive rays can penetrate matter. अब आगे चल के हम देखेंगे भी कि वो मैटर को पेनिट्रेट भी क्या कर देती हैं। रेडियोएक्टिव रेज cause phosphorescence, phosphorescent chemicals to glow. सो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके ऊपर के रेडिएशन जब पड़ती हैं या लाइट पड़ती है तो वो ग्लो करते हैं। जैसे हमारे जो साइन बोर्ड्स हैं रोड्स की साइडों पे लगे होते हैं, कि जब रात के वक्त ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उनके ऊपर जब गाड़ी की लाइट पड़ती है तो वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करते हैं, और देन अब्जॉर्बेंस के बाद जब दोबारा करते हैं तो दैट अपीयर्स दी फ्लोरिसेंट, ग्लो करते हैं। सो रेडियो एक्टिव रेज का क्या करते हैं? कास्ट फास्फोरेसेंट केमिकल्स टू ग्लो। सो बेसिस ऑफ सेंटिलेशन, ये सेंटिलेशन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या किया जाता है, क्लियर की जाती है कि कितनी आयोनाइजिंग रेडिएशन आ रही हैं, तो वो क्या रेडियो एक्टिव रेडिएशन एक ऑब्जेक्ट के थ्रो करती हैं, और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? चमकता है, ग्लो करता है। तो कितनी उसकी ग्लो हो रही है, उसकी से उस ग्लो से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी कितनी शो कर रहा है कोई भी एलिमेंट। तो ये दो तीन इंस्ट्रूमेंट हैं, जीगर काउंटर, इलेक्ट्रोस्कोप एंड सिंटिलेशन काउंटर। तो अब आते हैं जी रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किस तरह हुई। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट से हम सुनते आ रहे हैं कि मैरी क्यूरी ने इसकी डिस्कवरी की, लेकिन ये जो उससे पहले जो काम किया था वो एंटोनी हेनरी बैक्वेरेल, एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था। तो ये पहले ये सुन लें कि ये जो एक्टिविटी थी रेडियो डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, दैट दिस वाज एक्सीडेंटल डिस्कवरी के एंटोनी हेनरी बैक्वेरेल जो था वो एक्सरेज के ऊपर काम कर रहा था, फास्फोरेसेंट मटेरियल्स के ऊपर काम कर रहा था। तो उसने सोचा कि फास्फोरेसेंट मटेरियल जो हैं वो एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं या नहीं, बेसिक उसका इंटेंशन ये थी। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के दौरान एक्सीडेंटली उसने एक नया फिनोमेना डिस्कवर किया रेडियो एक्टिविटी का। सो Becquerel designed an experiment to determine if phosphorescent minerals also gave off X-rays, कि वो X-rays भी देती हैं, या कि फास्फोरेसेंट मिनरल तो हैं वो लाइट तो देते हैं लेकिन क्या वो एक्स-रेज भी प्रोड्यूस कर सकती हैं या नहीं। सो फास्फोरेसेंस इज long lived emission of light by atoms or molecules that sometime occur after they absorb light। अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि ये फास्फोरेसेंस तब होगी कि जब पहले हम उसको लाइट देंगे। इसकी हम बहुत सारी एग्जांपल देख सकते हैं। तो साइन बोर्ड की एग्जांपल हमने देखी, फास्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट मटेरियल्स। दूसरा जो हम देखते हैं कि जो तस्वीर के जो
दाने होते हैं वो कुछ ऐसे हैं जो रात को चमकते हैं। बेसिकली दीज आर फ्लोरिसेंट मटेरियल्स के दिन के वक्त वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात को वो थोड़ी थोड़ी लाइट को एमिट करते रहते हैं और ग्लो करते रहते हैं। इसी तरह वो बटन्स जो हैं उनके ऊपर लगे होते हैं फास्फोरेसेंट मटेरियल्स। So X-rays are detected by their ability to penetrate matter and expose a photographic plate। के दो चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, फास्फोरेसेंट मिनरल्स और एक्सरेज। सो फास्फोरेसेंट मिनरल्स की क्या नेचर है कि लाइट एमिट करते हैं, और एक्सरेज की क्या नेचर है कि वो उनके पास एबिलिटी है कि वो मैटर को पेनिट्रेट कर जाते हैं और एक इमेज देते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। जैसे हम नॉर्मली हम हॉस्पिटल्स में जो एक्सरे मशीन यूज की जाती है बोन फ्रैक्चर को डिटरमिन करने के लिए, वो इमेज नजर आ जाता है बोन का, वो मैटर को जो आपका प्रोटीन है जो गोश्त है उसमें से पेनिट्रेट कर जाती हैं और बोन का जो है वो इमेज एक डेवलप कर देती हैं। सो in 1896, Henry Becquerel, a French scientist, found that uranium compound placed near a photographic plate made an image on plate even if compound was wrapped in black cloth। फोटोग्राफिक प्लेट क्या है कि जो अभी तो आपके पास आ गई फोटोग्राफी, जो डिजिटल कैमराज आ गए, लेकिन इससे पहले जो डेवलप किए जाते थे इमेजेस को फिल्म के थ्रू, तो उसमें फोटोग्राफिक प्लेट यूज होती थी कि फोटोग्राफिक प्लेट में क्या है लाइट थ्रो करते हैं तो वो लाइट क्या करती है, कुछ जगह से वो पास कर देती है, कुछ जगह से वो उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकती, तो वो जहां जहां से वो पास करती है और जहां से नहीं करती उस बेस पे वो एक इमेज डेवलप करती है। सो वो हेनरी बिक्वेरल ने क्या किया कि फोटोग्राफिक प्लेट उसने रखी हुई थी, एक्सरेज का वो स्टडी करना उसका मकसद था, तो पास में कहीं पे यूरेनियम का कंपाउंड पड़ा हुआ था। तो उसने अभी फोटोग्राफिक प्लेट की नेचर क्या है कि जब उसके ऊपर हम लाइट गिराएंगे तब वो इमेज डेवलप करेगी। तो हुआ क्या कि उसने लाइट तो गिराई नहीं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक इमेज डेवलप हो गया। तो उसने कहा कि यूरेनियम का जो कंपाउंड है उसके पास पड़ा हुआ था फोटोग्राफिक प्लेट की वेसिनिटी में, तो उसने क्या किया कि उसको यूरेनियम के कंपाउंड ने इमेज प्रोड्यूस कर दिया ऑन दी प्लेट। देन उसने क्या किया कि यूरेनियम के उसने कहा ठीक है अगर यूरेनियम का कंपाउंड इमेज कर रहा है तो हो सकता है कि इसमें से कुछ रेडिएशन निकल रही हो। तो वो रेडिएशन कैसे निकल सकते हैं, उसने कहा सोचा कि हो सकता है कि यूरेनियम भी क्या हो, फास्फोरेसेंट मटेरियल हो, कि इसके ऊपर लाइट थ्रो कर रही है और उसके बाद ये लाइट्स को एमिट कर रहे हैं। तो उसको इस एस्पेक्ट को चेक करने के लिए उसने क्या किया, इसको यूरेनियम को रैप कर दिया किसके साथ, ब्लैक क्लॉथ के साथ के जो है, ताकि उसके ऊपर से रेडिएशन जाए भी ना और ना उसके ऊपर से बाहर निकल सके। लेकिन इसके बावजूद उसने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इमेज अपना प्रोड्यूस कर दिया। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसने रीजन किया, उसने ये ऑब्जर्व नतीजा निकाला, ही रीजन दैट यूरेनियम कंपाउंड वाज emitting some kind of radiation that passed through the cloth to expose the photographic plate, कि वो रेडिएशन जो एमिट कर रहा है और वो रेडिएशन की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो क्लॉथ से भी पास कर गई हैं और उसके बावजूद क्लॉथ में के साथ रैप करने के बावजूद वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक्सपोज हो गई हैं। So further investigation showed that radiation was a combination of particles and electromagnetic rays with its ultimate source being the atomic nucleus। ये जो रेडिएशन निकल रही हैं कि उसके अंदर पार्टिकल्स भी हैं और रेज भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी हैं। अभी आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल और गैमा रेज को, उनको अलग अलग डिस्कस किया जाएगा। सो विद इट्स अल्टीमेट सोर्स बीइंग द एटॉमिक न्यूक्लियस, कि इनका बेसिक सोर्स क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस ही है। सो दीज एमिनेशंस वर अल्टीमेटली कॉल्ड, कलेक्टिवली इनको रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया। तो बेसिक जो स्टार्ट लिया था वो हेनरी बैक्वेरल ने लिया था रेडियो एक्टिविटी का। So Becquerel discovered that certain elements, certain minerals were constantly producing energy rays that could penetrate matter.
So Becquerel determined that all the minerals that produce these rays contain uranium. कि उसने कहा कि जितने भी मिनरल हैं जिन्होंने ये रेज प्रोड्यूस किए हैं उनके अंदर यूरेनियम मौजूद है. सो बेसिकली उसने स्टार्ट में ये कंसेप्ट दिया कि ये रेस क्या यूरेनियम की वजह से ये आ रही है. So the rays were produced even though the mineral was not exposed to outside energy. वो जो फास्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस का कंसेप्ट है कि शायद हो सकता है आउटसाइड एनर्जी वो पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं और बाद में वो एनर्जी को एमिट कर रहे हैं. सो हो सकता है वो फास्फोरेसेंस हो रही हो या फ्लोरेसेंस हो रही हो, लेकिन जब इसको डिस्कस किया गया, इसको स्टडी किया गया कि उनको बाहर से एनर्जी नहीं दी गई, उनके ऊपर रेडिएशन थ्रो नहीं करनी दी गई, तो इसके बावजूद कि इवन दो दे आर नॉट एक्सपोज विद द आउटसाइड रेडिएशंस विद द आउटसाइड एनर्जी, सो इवन देन they were able to produce the radiation, they were able to emit the radiations. So Becquerel he called them as uranic rays, क्योंकि यूरेनियम से डिस्कवर हो रही निकल रही थी उस वक्त तक उसके मुताबिक, तो उसने उसको नाम दे दिया यूरेनिक रेज बिकॉज दे वर एमिटेड फ्रॉम मिनरल दैट कंटेन यूरेनियम. और उसने कहा कि ये रेज सिमिलर टू एक्स रेज हैं कि एक्स रेज भी इमेज प्रोड्यूस करती हैं और ये यूरेनिक रेज जो थी Becquerel के मुताबिक these are also producing images. So not related to phosphorescence. So साथ में उसने ये भी बता दिया कि these rays are not related to phosphorescence का फिनोमेना इसमें नहीं है, इस रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना के अंदर phosphorescence का फिनोमेना भी नहीं होगा. So जब उसके बाद जी इसके ऊपर काम किया मैरी क्यूरी ने. सो अब डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू मैरी क्यूरी. So Marie Curie ने determine किया कि rays are emitted from specific elements other than the uranium. So she also discovered new elements by detecting their rays, जैसे radium और plutonium. तो ये these are also radioactive elements. Named radium को radium क्यों कहा जाता है, named for its green phosphorescence, और plutonium named for her homeland because these rays were no longer just a property of uranium. कि अब यूरेनियम के अलावा दूसरी एलिमेंट से भी ये रेज आना शुरू हो गई है या पता चला कि दूसरे एलिमेंट्स भी ये रेज एमिट करते हैं, तो देन इनको यूरेनिक रेज कहना सही नहीं था. तो उसने इनको नेम दे दिया, शी नेम्ड इट एज रेडियो एक्टिविटी. रेडिएशन से रेज हैं तो रेडिएशन, तो एक्टिविटी के प्रॉपर्टी क्या है, एक्टिविटी जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है कि इट एमिट्स रेडिएशन. सो उसने उसको फिनोमेना को नाम दे दिया रेडियो एक्टिविटी. अच्छा जी, ये तो थी ये हिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिविटी. अब आते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है. व्हाट काजेस न्यूक्लियाई टू डीकंपोज, टू डिसइंटीग्रेट, टू एमिट रेडिएशन, टू शो द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी. क्या वजह है कि न्यूक्लियाई वो रेडियो एक्टिव शो करते हैं और जो नहीं करते वो क्यों नहीं शो करते. तो बेसिकली ये क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है. तो रेडियो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि ये रेज कहाँ से एमिट होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, रिलीज होती हैं न्यूक्लियस से. सो उस तरफ इनकी डिटेल में जाने से पहले कि क्यों ये रेज एमिट करते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. बेसिक कंसेप्ट्स हैं मैटर कैफे लेवल के, फैक्ट्स अबाउट द न्यूक्लियस के. न्यूक्लियस की क्या हकायक हैं. न्यूक्लियस क्या है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द एटम. के एटम की निस्बत उसका वॉल्यूम बहुत कम है. इसेंशियली टायर मास ऑफ एटम के, लेकिन वॉल्यूम कम होने के बावजूद आप कह सकते हैं कि सारी मास ऑफ एन एटम किसमें होती है, न्यूक्लियस के अंदर. वेरी डेंस है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन दैट आर टाइटली हेल्ड टुगेदर. और इन पार्टिकल्स आर जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको टर्मिनोलॉजी दी जाती है, टर्म दी जाती है न्यूक्लियॉन्स. देन जी every atom of an element have the same number of proton. वही बेसिक चीजें हैं कि हर एलिमेंट का एटम जो है, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. उसमें से जब एक किसी भी एलिमेंट, कार्बन का एलिमेंट है तो उसको जो भी एटम होंगे उसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. के प्रोटॉन तो सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के अंदर प्रोटॉन सेम आइसोटोप्स हैं. सो उनके अंदर सब के अंदर प्रोटॉन सेम है लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट. सो
atoms of the same element can have different number of neutrons, जिनको हम जिसकी वजह से isotopes develop किए होते हैं. तो ये इन isotopes का basic difference ही क्या है, have the same atomic number यानी कि same number of protons but different atomic masses, यानी कि same number of protons but different number of neutrons. Isotopes are identified by their mass number, कि उनका मास से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. सो मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एटॉमिक नंबर फ्रॉम द मास नंबर. The nucleus of an isotope is called as nuclide. So less than 10% of the known nuclides are non-radioactive. Most are radionuclides. एक आइसोटोप के जो दूसरे न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोटोप इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड. के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके हर आइसोटोप के न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड नाम दिया जाता है. और जितने भी आइसोटोप्स यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं उनमें लेस देन 10% जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि मोस्ट आर जो आइसोटोप्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं. Each nuclide is identified by a symbol. periodic table के अंदर भी हम देखते हैं कि X क्या है, एलिमेंट का सिंबल है. फॉर एग्जांपल कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया जाता है, नाइट्रोजन को N से. तो उसके ऊपर A क्या है, मास नंबर, उसके ऊपर एटॉमिक मास उसकी मेंशन की होती है. और Z क्या है, उसका एटॉमिक नंबर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं. प्रोटॉन के लिए न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा, बीटा और पॉजिट्रॉन्स के लिए यूज की जाती हैं. तो प्रोटॉन क्या है, H1 और 1 के ये उसका मास भी 1 होता है और उसका चार्ज भी क्या है, 1 है. न्यूट्रॉन की मास तो है लेकिन चार्ज कोई नहीं है, N01. इलेक्ट्रॉन का चार्ज है लेकिन मास नेग्लिजिबल है, सो इलेक्ट्रॉन -101. अल्फा पार्टिकल अल्फा 2 और 4 यानी कि एटॉमिक नंबर उनके अंदर प्रोटॉन 2 हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं, मिलके 4 बन रहे हैं. सो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है. जैसे हम हीलियम में देखते हैं तो बीटा पार्टिकल्स इनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, मास ना होने के बराबर. पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है लेकिन मास 0. तो ये कुछ सिंबल्स हैं यूज की जाती हैं. अब आते हैं जी, व्हाट काजेस न्यूक्लियाई टू डीकम्पोज, कि क्या वजह है कि न्यूक्लियाई डीकम्पोज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, रेडिएशन एमिट करता है. तो ये हमने फिर न्यूक्लियस के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़े. तो अब उसी के बारे में हम देखते हैं कि पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ओनली फाउंड इन द न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियर फोर्स का नाम दिया जाता है. और इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, acts only over very short distances. So neutrons play an important role in stabilizing the nucleus. कि न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करने में न्यूट्रॉन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है. as they add to the strong force but don't repel each other like the प्रोटॉन्स do. प्रोटॉन के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस. लेकिन न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल हैं तो वो उन प्रोटॉन्स की तरह रिपेल नहीं करते. सो वो एक तरह का प्रोटॉन्स के दरमियान में आके वो उनको स्टेबलाइजिंग का काम करते हैं और ऐड टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स. सो अब N/Z रेशो हम जा रहे हैं कि हम देखना है कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा. सो N/Z रेशो, N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन. So ratio of neutron to proton is an important measure of the stability of the nucleus. ये हमें बताएगा कि न्यूक्लियस स्टेबल हो या अनस्टेबल. If N/Z ratio is too high, neutrons are converted to protons via beta decay. कि अगर N/Z रेशो हाई हो रही है, is too high, तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन्स आर कन्वर्टेड टू protons via beta decay. So if the N/Z ratio is too low, the protons are converted to neutrons via positron emission or the electron capture. N/Z रेशियो अगर लो हो रही है तो प्रोटॉन्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं न्यूट्रॉन्स के अंदर वाया
पॉजिट्रॉन एमिशन करके या इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके। पॉजिट्रॉन अभी हम देख के आए हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन जब किसी भी न्यूक्लियस से पॉजिट्रॉन की एमिशन होगी तो एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो यानी कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा, न्यूट्रल हो गया, तो उसको हम न्यूट्रॉन कह देंगे। या पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज को कोई न्यूट्रलाइज कर दे, तो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर दे, तो वो कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर के थ्रू। तो इसके अलावा क्या अल्फा डीके के थ्रू भी N/Z रेशियो लो हो सकती है, लेकिन ये ज्यादा एफिशिएंटली नहीं है। तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन एमिशन के थ्रू ही N/Z रेशियो क्या है? लो होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि N/Z रेशियो लो होने से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ने से क्या मतलब है कि न्यूट्रॉन चूंकि स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं, तो इस वजह से तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब N/Z रेशियो इज लो N/Z रेशियो इज डिजायरेबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, और अगर N/Z रेशियो हाई होती जाएगी तो स्टेबल न्यूक्लियर अनस्टेबल होते जाएगा। तो इसी की हम ग्राफिक इलस्ट्रेशन देखते हैं, वैले ऑफ स्टेबिलिटी, एक तरह की स्टेबिलिटी का हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो न्यूक्लियस स्टेबल होंगे और कौन कौन से अनस्टेबल। आप इस तरह इसको डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा सा पिछला रिकॉल करके आए कि हमने क्या कहा कि वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 84 से अबव है, वो एलिमेंट्स जो है वो रेडियो एक्टिव है। यानी कि रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है? वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है। सो अब अगर हम देखें कि N/Z रेशियो क्या है? 1, के जिनका एटॉमिक नंबर फॉर Z इज इक्वल टू 1 to 20, के ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक है, तो उनकी N/Z रेशियो क्या है? क्लोज टू 1 है, कि या इक्वल टू 1 है या क्लोज टू 1 है। ये इट विल बी नेवर, एक चीज याद रखिएगा कि N/Z रेशियो विल नेवर बी बिलो 1। तो या 1 होगी या 1 से हायर होगी। तो अगर तो एटॉमिक नंबर 20 से कम है तो N/Z रेशियो क्या होगी? 1 होगी, लोअर होगी। तो न्यूक्लियर क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 20 से 40 तक है, तो उनकी N/Z रेशियो अप्रोच कर जाती है 1.25 की तरफ, हाई होती जा रही है। इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। और देन 40 to 80 तक क्या है? अप्रोच कर जाती है 1.5 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी और कम होगी। अब Z इज ग्रेटर देन 83, फिर वो चीज जो हम कह के आए हैं कि 84 से अबव एलिमेंट्स जो हैं वो 84 या 84 से अबव क्या है? रेडियो एक्टिव हैं। तो इसका मतलब क्या है कि N/Z रेशियो 1.5 से जब अबव जाएगी तो न्यूक्लियर क्या होगा? स्टेबल नहीं रहेगा। देयर आर नो स्टेबल न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं रहेगा तो इट विल शो द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इट विल एमिट द रेडिएशन। सो ये सारी ग्राफिक इलस्ट्रेशन दिखाई हुई है। एक कार्बन का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो N/Z रेशियो 1 के करीब है, इसकी 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। सो इस वजह से क्या हो रहा है कि रेशियो 1 रह रही है। अब अगर हम जर्कोनियम को देखें, इसके ऊपर जो शो किया हुआ है कि एटॉमिक नंबर उसका 40 है और एटॉमिक मास उसका 90 है। इसका मतलब क्या है कि इसकी की जो रेशियो है वो सेम नहीं, 1:1 नहीं है। तो जब N/Z रेशियो निकाली तो इट बिकेम दी 1.25। तो इसका मतलब क्या है? न्यूट्रॉन कम हो गए हैं, तो N/Z रेशियो बढ़ गई है, तो स्टेबिलिटी कम। देन मरकरी की तरफ जब जाते हैं तो 80 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 200 और उसका Z 1.5 पे चला गया, तो ये क्या है? इट बिकेम अनस्टेबल। लेकिन 80 से अबव जब जाएंगे तो या स्टेबिलिटी कम हो गई है। अब हम ये कह सकते हैं अनस्टेबल नहीं, या स्टेबिलिटी कम हो गई है एज कम्पेयर टू कार्बन। और जब 83 से अबव जाएंगे तो देर कोई भी ऐसा न्यूक्लियाई नहीं है जो स्टेबल होगा। तो अब मैजिक नंबर कुछ हैं कि बिसाइड दी N/Z रेशियो, हमने अभी तक क्या कहा कि N/Z रेशियो से हम आइडिया लगा सकते हैं कि एलिमेंट्स का न्यूक्लियस स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। लेकिन N/Z रेशियो के अलावा कुछ फैक्टर हैं जो डिटरमिन करते हैं कि स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। सो बिसाइड्स द
n over z ratio the actual number of protons and neutrons affect stability, के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन भी जो है वो स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं कि कितने हैं। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई हैव इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये एक जनरल रूल है कि जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई हैं उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन नंबर में है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या है, दीज आर इन इवन नंबर। ओनली अ फ्यू हैव ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम देखें जो टेबल आपके सामने शो किया हुआ है, टेबल 19.2, number of stable nuclei with even and odd number of nucleons, प्रोटॉन भी इवन और न्यूट्रॉन भी इवन। तो 157 न्यूक्लियाइड ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है, जिनका प्रोटॉन भी इवन और न्यूट्रॉन। और देन प्रोटॉन नंबर जी वैल्यू क्या है, इवन, और न्यूट्रॉन क्या है, ऑड में है तो 53 ऐसे न्यूक्लियाइड हैं, जी वैल्यू ऑड में होगी, एन इवन में होगी तो 50 ऐसे न्यूक्लियाइड है, और सिर्फ 5 ऐसे स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं जो जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ऑड है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑड है, तो सिर्फ 5 है। तो इस वजह से क्या कहा गया कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई हैव इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स, ओनली अ फ्यू, सिर्फ 5 हैव ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। If the total number of nucleons add to a magic number, अब एक और चीज आने जा रही है मैजिक नंबर, कि जितने भी किसी एटम के अंदर, किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो एक नंबर मिलेगा। तो नंबर अगर तो रेंज में है 2 बन रहा है 8, 20, 28, 50, 82 और 126, तो अगर तो ये नंबर बन रहा है तो इस इन नंबर को नाम दिया गया है मैजिक नंबर। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं, इवन एटॉमिक, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बाद अगर उनका नंबर जो है वो मैजिक बन रहा है तो these gain extra stability. So if the total number of nucleon add to a magic number, the nucleus is more stable. Same principle as stability of the noble gas configuration. So जैसे हम कहते हैं कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन अगर किसी की एलिमेंट की बन जाएगी तो वो स्टेबल हो जाएगा। सो मोस्ट स्टेबल आर व्हेन n इज इक्वल टू 28, ये वो मैजिक नंबर हमने जो डिस्कस किए हैं। तो ये तो था जी क्यों कुछ जो हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं और क्यों कुछ एलिमेंट्स क्या हैं अनस्टेबल होते हैं। सो अगर थोड़ा सा हम ओवरव्यू लें, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, डिस्कवरी इसकी कैसे हुई, और व्हाट काजेस न्यूक्लियाई टू डिकम्पोज, जिसमें हमने फैक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस स्टडी किए, देन एन ओवर जी रेशियो और वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी, मैजिक नंबर्स। तो अब ब्रीफली वो एफएससी की चीज़ें हैं कि जब रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना डिस्कवर हुआ, सो देन क्या हुआ कि रेडिएशन की भी पार्टी एलिमेंट के अंदर से। तो अब अगला काम क्या था कि उन रेडिएशन की नेचर को स्टडी करना, कि वो नेचर उनकी क्या है, किस तरह की रेडिएशन है, उनकी एनर्जी कितनी है, वो पेनिट्रेट कर सकती हैं किसी पार्टिकल को, नहीं कर सकती, या उनकी ऊपर चार्ज क्या है। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट एफएससी में है तो उससे उसने पता किया कि ये जो 3 तरह की रेडिएशन निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गैमा, और अल्फा के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज और गैमा के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सो इसी बेस पे रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिविटी को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। 3 टाइप्स बेसिकली, अल्फा रेज या अल्फा डिके भी इसको कह सकते हैं, हैव अ चार्ज ऑफ +2 एंड अ मास ऑफ 4 AMU। सो अल्फा रेज को अभी हम क्या कह रहे हैं, हीलियम न्यूक्लियस, व्हाट वी नो टू बी हीलियम न्यूक्लियस। देन बीटा रेज हैव अ चार्ज ऑफ -1 एंड नेग्लिजिबल मास, जिनको अभी हम रिसेंटली मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड गैमा रेज फ्रॉम द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, नॉट लाइक अ पार्टिकल, नॉट अ पार्टिकल, कि ये अल्फा और बीटा तो पार्टिकल थे, लेकिन ये जो हैं रेज हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सो इन एडिशन अभी इनको हम क्या कह रहे हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, गैमा रेज आर नोन एज फोटॉन। तो इन एडिशन सम अनस्टेबल न्यूक्लियाई एमिट्स पॉजिट्रॉन्स लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इनके अलावा अल्फा, बीटा और गैमा के अलावा कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई पॉजिट्रॉन भी एमिट करते हैं। सम अनस्टेबल न्यूक्लियाई विल अंडरगो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, so a low energy electron is pulled into the nucleus। so 3 अल्फा, बीटा और गैमा के अलावा ये 2 तरह के फिनोमेना भी हो सकते हैं।
वही करेक्टरिस्टिक हैं अल्फा पार्टिकल्स की कि it deflected to some extent towards negative pole, indicated that it is positively charged and has a fairly large mass. लार्ज मास का कहाँ से आइडिया हुआ कि अगर हम अल्फा और बीटा का कंपैरिजन करें कि अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो डिफ्लेक्शन हुई नेगेटिव की तरफ, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो डिफ्लेक्शन हुई पॉजिटिव। लेकिन अगर हम डिफ्लेक्शन देखें तो अल्फा की कम हो रही है और बीटा की ज्यादा हो रही है। तो ये इससे हमें आइडिया हुआ कि अगर कोई चीज जितनी वजनी होगी तो उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, जितनी लाइटर होगी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो यहाँ से आइडिया लिया गया कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हैवियर है, उनके मास जो है वो ज्यादा है। तो टुडे वी नो दैट अल्फा पार्टिकल इज सेम एज द न्यूक्लियस ऑफ अ हीलियम एटम। देन बीटा पार्टिकल deflected towards positive plate, it is also deflected more than the alpha particle. This indicates that it is negatively charged and has a smaller mass than the alpha particle. इनको अभी हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। characteristic of gamma radiations क्या है कि not deflected towards either positive or negative plate. This indicates that no charge. So today we know that gamma rays are type of electromagnetic radiation made up of photons या क्या है, packets of energy. पेनिट्रेटिंग एबिलिटी अगर हम चेक करें तो अल्फा बीटा और गैमा, अल्फा रे पेनिट्रेट दी ह्यूमन स्किन। सो ह्यूमन मास्क को जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, लेकिन बीटा और गैमा क्या है, पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो जब आगे एल्यूमिनियम का इनके ऊपर रखेगी शीट तो बीटा पार्टिकल वाज नॉट एबल टू पेनिट्रेट दी एल्यूमिनियम, लेकिन गैमा पार्टिकल क्या थे, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो एल्यूमिनियम शीट को भी पेनिट्रेट करके क्रॉस करके। देन लेड के अगर हम देखें तो लेड की पेनिट्रेशन हुई है लेकिन थोड़ी देर के बाद रुक गई है। तो इसका हमें यहाँ से आइडिया होगा कि दूसरी जो ग्राफिक है पीसेस ऑफ लेड, जब उसकी थिकनेस 0.01 मिलीमीटर थी तो अल्फा तो पार्ट पेनिट्रेट नहीं कर सके, लेकिन बीटा और गैमा करके जब आपने थिकनेस 1 मिलीमीटर कर दी तो बीटा पार्टिकल उसको पेनिट्रेट नहीं कर सके, लेकिन गैमा अभी भी करके। और थिकनेस 100 की तो सिर्फ गैमा तब भी उसको पेनिट्रेट करके। सो लेकिन जब थिकनेस उसकी बढ़ जाएगी, जैसे लेड का यहाँ पे ब्लॉक आपके सामने नजर आ रहा है, तो वो तो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकेंगे, रेडियो एक्टिव रेज उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो ये था जी आज का लेक्चर। ये वजह है, यहाँ से एक चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हम आगे चल के या यहाँ पे जो आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट तो पढ़ा होगा, तो उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखा जाता है लेड के ब्लॉक के अंदर। कि क्यों लेड के ब्लॉक के अंदर रखा जाता है कि उनके लेड के चूंकि वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, वो सिर्फ वही होल जो हमने रखा हुआ है उसके बाहर आने के लिए वहां से आएंगी, किसी दूसरी साइड की तरफ पेनिट्रेट नहीं करेंगी। सो ये वजह है कि लेड के ब्लॉक के अंदर उनको रखा जाता है। सो ये था जी आज का लेक्चर। देन एप्लीकेशन ये ब्रीफली हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।